Hello everyone, welcome to Education Lion. It is the third video related to class 11th political science. पहले दो वीडियो में आपने देखा जो चैप्टर 1 था कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, दोनों को डिवाइड करके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपका क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड था। आज की इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स सभी लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है क्लास 11 से ही रिलेटेड होगा, बट बेनिफिशियली ज़्यादातर क्लास 11 को और ज़्यादातर वहाँ के कॉन्सेप्ट रहेंगे, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर लर्निंग इंडियन पॉलिटी एंड ज़्यादातर जगह जो पूछे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन जितने भी हैं, जैसे कि कहाँ से आया, इसके आर्टिकल्स कितने, आपको आर्टिकल 14 to 35 पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन रहेगा, जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स है। डीपीएसपी भी इस वीडियो में कवर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और उसके आर्टिकल्स और सारा जो आपका फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है पूरा, कि कितने होता है मैग्ना कार्टा और कितने इसके जो आर्टिकल 32 है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में जितने भी आपके हैबियस कॉर्पस जितने भी रिट्स हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, जो कि मोस्ट क्वेश्चन आता है क्लास 11th के लिए, और डिमांड और राइट्स में क्या डिफरेंस है, क्लास 11th का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन नोट्स के थ्रू। तो वॉच दिस वीडियो टिल एंड टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हेलो, सो वेलकम टू चैप्टर 2 फंडामेंटल राइट्स। एजुकेशन लाइन आपको प्रोवाइड कर रहा है क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस। तो आपने पिछली वीडियो में चैप्टर 1 देखा था विच वाज अपॉन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। सो चैप्टर 2 क्लास 11th फंडामेंटल राइट्स की सारी इंफॉर्मेशन ये सिर्फ क्लास 11 से रिलेटेड नहीं रहेगा, इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी फॉर फर्स्ट ईयर बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बिकॉज उसमें भी राइट्स के बारे में, डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जाता है। सो ये फुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी आता है। एम लक्ष्मीकांत की एक्सप्लेनेशन है पीडीएफ में फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, फंडामेंटल राइट्स है ना, मौलिक अधिकार। हिंदी मीडियम के लिए नेक्स्ट स्टेप वीडियो आ रही है जिसमें कि उनको बिल्कुल मेरे हैंड रिटन नोट्स के थ्रू क्या है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, अंतर क्या होता है उनमें और सारी चीज़ें अबाउट मौलिक अधिकार। तो इसमें फंडामेंटल राइट्स की आप सारी चीज़ें देखेंगे। वी विल स्टडी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी बोथ एंड फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सप्लेन एज वेल एंड हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन, बुक एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो इट वाज योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 3 में आपका फंडामेंटल राइट्स जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी में वो पूरा एक्सप्लेन रहेगा। सो एवरी राइट, राइट टू फ्रीडम, लाइफ, जस्टिस, ऑल। So we will see the all rights in this chapter. Important questions पे आते हैं अब। important questions जो आपके आएंगे all about fundamental rights पहले आप जान लें, फिर उसके important questions वगैरह देखेंगे, सब चीज़ मिलेगा। So first of all fundamental rights होता क्या है, what is fundamental rights? So what is fundamental rights? Fundamental rights are group of rights, है ना, group of rights होते हैं that have been recognized by a high degree of protection from encroachment। तो क्या होता है fundamental rights आपका, वो होता है जो कि हाई इंक्रोचमेंट से बचाए, मीन्स इसको आपको जो लोगों को मिलता है फंडामेंटल राइट्स, ये ग्रुप ऑफ राइट्स होते हैं, एक राइट नहीं होता, इसमें बहुत सारे टाइप के राइट होते हैं आपके जो कि आपको मिलते हैं, जिससे ये ग्रुप ऑफ राइट्स हैं दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन रहती है, कोई इसको छीन नहीं सकता आपसे। दीज राइट्स आर स्पेशली आइडेंटिफाइड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशली आइडेंटिफाइड राइट्स हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल ऑफ राइट्स से आया है ये, तो पहले बिल ऑफ राइट्स वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। Article 12 to 35 of Indian Constitution deals with fundamental rights. These human rights are conferred upon the citizens of India for the Constitution tells about these rights are inviolable. कोई इन rights को तोड़ नहीं सकता, छीन नहीं सकता, ये rights inviolable हैं, बहुत important rights है ये। Okay, so how these rights are important? So right of to life, right to dignity, right to education, etc. come under one of the 6 main fundamental rights. So these rights are very important. Are all rights will be explained, हमारे जितने अधिकार हैं सभी चीज़ें, कि जैसे it is
लोकेटेड इन पार्ट थर्ड। तो कहाँ पर है ये राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स, ये थर्ड पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और फ्रॉम आर्टिकल 12 to 32 आपको मिल जाएगा ये फंडामेंटल राइट्स। तो राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, बिल ऑफ राइट्स देखेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल अबाउट राइट्स। सो ये कहाँ मिलता है, ये आपका मिलता है पार्ट थर्ड आर्टिकल 12 to 32 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो बिल ऑफ राइट्स जो है हमारा, और जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स आए कहाँ से, तो आपको एक टर्म जानना होगा विच इज़ मैग्ना कार्टा। हाँ, मैग्ना कार्टा क्या होता है? सो मैग्ना कार्टा को समझते हैं। वन ऑफ द 4 सर्वाइविंग कॉपीज ऑफ द 1215 मैग्ना कार्टा कंटेनिंग, मैग्ना कार्टा जो कि फेमस क्लॉज था, टू नॉट वन विल बी सेल, किसी को बेचा नहीं जाएगा। ये पहली बार राइट्स की बात की गई थी। तो पूरा सारा ओरिजिन वगैरह देखेंगे हम राइट्स का। नो वन डिनाई और डिले राइट टू और जस्टिस, किसी को मना नहीं किया जाएगा उसके अधिकारों के लिए और उसके जस्टिस के लिए डिनाई नहीं किया जाएगा। डोमेन इन द मोस्ट कंट्रीज अदर देन द यूके, तो यूके के अलावा, ठीक है। अमंग द राइट ऑफ चर्च टू बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो चर्च कोई भी जा सकता था। मैग्ना कार्टा आया था सबसे पहले जो राइट्स की बात करता था। तो द राइट्स ऑफ ऑल फ्री सिटीजन्स टू ओन एंड इनहेरिट प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम राइट दिया गया था। एक्सेसिव टैक्स ना लगे, प्रॉपर्टी सबको मिले, इस चीज़ के लिए आपका आया था मैग्ना कार्टा। तो आप समझ रहे होंगे मैग्ना कार्टा पहली बार राइट्स की बात करता है। तो राइट्स कहाँ से आ रहा है? मैग्ना कार्टा के टर्म से। सो बिल ऑफ राइट्स था एक, जिससे ये ओरिजिन हुआ राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स का ओरिजिन क्या है ये देखेंगे। सो बिल ऑफ राइट्स देखना है हमें कि क्या है। सो बिल ऑफ राइट्स, द बिल ऑफ राइट्स इज द फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये गूगल से लिखा है, कोई इसमें आपको गलत नहीं मिलेगा। गारंटी सिविल राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स एक 10 अमेंडमेंट्स हुआ था जो सिविल राइट्स देता था लिबर्टीज इंडिविजुअल को, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड रिलीजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि राइट दे रहा था, आपको अधिकार मिल रहे थे स्पीच का, प्रेस का, रिलीजन का। इट सेट्स रूल्स फॉर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रिजर्व्स पावर, ओके, जो कि आपको पावर रखने का अधिकार दे रहा था, रिजर्व करने का पावर को फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, पीपल और स्टेट्स। तो ये आपको पता लग रहा होगा। सो बिल ऑफ राइट्स फर्स्ट ऑफ टाइम आया था जिसमें राइट्स की बात की गई थी, आप देख सकते हैं। बिल ऑफ राइट्स क्या होता है? बिल ऑफ राइट्स जान लें पहले, फंडामेंटल राइट्स को जानने से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहली बार आपकी अधिकारों की बातें करता था, और अधिकार का कॉन्सेप्ट जहाँ से आया था। तो ओरिजिन ऑफ राइट्स क्या था? सो यूनाइटेड नेशंस ने पिन पॉइंट किया ओरिजिन ऑफ राइट्स, ह्यूमन राइट्स, क्योंकि हमने ये फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। सो यूनाइटेड नेशन ने पिन पॉइंट कर रखा है ओरिजिन आपका ह्यूमन राइट्स का। कब? in year 539 BC, when the troops of Cyrus the Great conquered Babylon, Cyrus freed the slaves। तो पहली बार जब बेबीलोन साइरस ने मतलब लोगों को, जो स्लेव्स थे उनके दास लोग थे, उनको फ्री कर दिया। डिक्लेयर दैट ऑल पीपल had the right to choose their own religion and establish racial equality। तो पहली टाइम कहाँ राइट मिला कि उनको राइट है अपने इक्वालिटी और रेशियल इक्वालिटी लाने के लिए। तो ये यहाँ से राइट्स की बातें होना शुरू हो गई थी। सो वी हैव सम नेचुरल राइट्स एज वेल, जो कि हमें पैदा होते ही मिलते हैं। हमारे पास कुछ प्राकृतिक अधिकार भी हैं। सो लॉक ने इसके ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल बोला है, लॉक ने लिखा है, लॉक राइट दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर इक्वल इन द सेंस दे आर बॉर्न विद सर्टेन इन नेवल राइट्स, नेचुरल राइट्स। तो उनको उनसे अलग नहीं कर सकता कोई, वो राइट्स के साथ पैदा हुए हम लोग। तो कुछ राइट्स है जिनको अलग नहीं किया जा सकता, ओके। सो उन राइट्स के साथ पैदा होते हैं हम लोग, तो वो राइट्स हमें कुछ मिले हुए हैं जो कि हमें हमसे अलग नहीं हो सकते। सो आई होप दैट यू आर गेटिंग कि कुछ ऐसे राइट्स है जिनसे हमें अलग नहीं किया जा सकता, है ना। लॉक बिलीव करते थे इसमें मोस्ट ह्यूमन लॉ ऑफ नेचर है कि प्रिजर्व करे मैनकाइंड को, है ना। राइट टू लाइफ और फ्रीडम, ये कुछ नेचुरल राइट्स थे हमारे। नेचुरल राइट्स आप देख पा रहे होंगे, है ना, राइट टू लाइफ, नेचुरल राइट, लिबर्टी, ये सब नेचुरल राइट्स थे हमारे। सो दीज वर आर राइट्स दैट टाइम। राइट्स जो है आपके यहाँ से आते हैं, ओरिजिन होता है राइट्स का, अधिकार का। Now, most important questions of fundamental rights we will see.
जो इस चैप्टर से आएगा आपका राइट्स, आपने समझ लिया क्या होता है। अब क्वेश्चंस देखेंगे हम जो आ सकता है, फिर पीडीएफ पे लेकर चलूँगा, वहाँ पे मेन आपका एक्सप्लेनेशन है राइट्स का, बट ये बेसिक ओवरव्यू था चैप्टर का। इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देखने हैं कि जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे आपको इसमें से आ सकते हैं पेपर में और मार्क्स आप ला सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन सारे मैंने क्वेश्चन पेपर से कट आउट करके लाया हूँ, और ये आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में भी है, और हिंदी वालों के लिए हिंदी वाले में ज़्यादा है, और इसमें ज़्यादातर इंग्लिश वालों के लिए है, जो कि नोट्स मीन्स आपके क्या हैं, ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है क्लास 11th के लिए, और जो भी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सो हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस। सो फर्स्ट इज व्हाट इज फंडामेंटल राइट्स। पहले तो आपको ही पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स होते क्या है। देन व्हाई इट इज फंडामेंटल राइट्स, की ये फंडामेंटल राइट्स क्यों है, फिर ये फंडामेंटल मतलब मौलिक क्यों है, ठीक है। एंड व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, और ये मीन्स क्या करते हैं और क्या है ये फंडामेंटल राइट। अब डिफरेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका मैं टिक लगा देता हूँ। डिफरेंस जो आपका बताता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है, ठीक है। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में क्या अंतर है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएसपी होता है इसकी फुल फॉर्म। तो इसमें क्या अंतर है। सो क्वेश्चन 9 में मेंशन करो आप, मीन्स आया था ये पेपर में कि मेंशन टू डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का आपका ये डिफरेंस पूछ लेता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। राइट एनी टू क्लेम्स और राइट्स में प्रोसेस जो डेवलप होता है, मीन्स एक क्लेम कैसे राइट बनता है उसका प्रोसेस लिखो, या सारे क्लेम क्या राइट होते हैं। मीन्स हमने कुछ दावा किया कि मुझे ये मिलना चाहिए, तो क्या वो अब वो अधिकार मिल बन जाएगा, नहीं। 2 प्रोसेस बताओ वो कैसे होने चाहिए। ये क्वेश्चन राइट्स के चैप्टर से बनता है। आप जब राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में अब हम आगे करने वाले हैं, इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने वाले हैं। सो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर विच फंडामेंटल राइट, ये आया था पेपर में, ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है आपके ओपिनियन में, आपको बताना है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो राइट हमारे लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन राइट मैंने करा था, आप भी कोई लाइफ, लिबर्टी, स्पीच, वो कोई सा भी आपके ओपिनियन में कोई इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट आप बता सकते हैं, ठीक है। उसको डिस्क्राइब करना और कैसे वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लाइफ का ही आपको होना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि हमारी ज़िंदगी नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट आप बता सकते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी। सिविल इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी में क्या अंतर है ना। नाउ अधिकार के घोषणा पत्र का क्या अभिप्राय है। बिल ऑफ, व्हाट इज बिल ऑफ राइट्स। हिंदी मीडियम वाले के लिए भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और हिंदी मीडियम में लिखा हुआ था। अवसर की समानता का क्या अर्थ है ना। राइट टू अपॉर्चुनिटी है ना वो वाला, उसका क्या मीनिंग है ना। अधिकारों के हमारे दावों की बुनियाद क्या है, मीन्स हमारे जो राइट्स हैं वो कैसे दावों की बुनियाद है, ठीक है। नागरिक समानता और राजनीतिक समानता में अंतर बताना है। किन्हीं 2 मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। कोई से भी 2 फंडामेंटल राइट्स दे दो तो दोनों। स्टेट प्रोविजन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, इसका आप करेंगे आंसर फाइंड आउट करेंगे हम जब पढ़ेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन। सारा आपको जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है डिस्कस करेंगे। डिस्कस द रिलेशनशिप शेयर्ड बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में रिलेशंस बताना है आपका। दोनों क्या करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद देयर आर्टिकल। आर्टिकल के साथ आपको 3 फंडामेंटल राइट्स के कैटेगरीज बताने हैं किस टाइप के हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ वी विल मूव टू एमसीक्यू विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। मींस एमसीक्यूज है कुछ जो फंडामेंटल राइट्स पे आते हैं, जो ज़्यादातर आप मीन्स ये फंडामेंटल राइट्स का सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होता है आपका। तो ये क्वेश्चन है कि अगर आप करते हैं तैयारी तो उसमें आप फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में, एम लक्ष्मीकांत में। तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फंडामेंटल राइट के ऊपर है इसलिए इसमें लिया गया है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो 11th क्लास ही ना देखें और भी लोग देख सकते हैं।
तो जो लोग फंडामेंटल राइट्स के सारे कॉन्सेप्ट जानना चाहते हैं उनके लिए भी है, तो इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस भी ऐड है। So, which of the following statement regarding the fundamental duties contained in the Indian Constitution are correct? तो ये जो कुछ statements हैं उनमें से कौन सा correct है, ठीक है, वो बता सकते हैं आप। Fundamental duties can be enforced through writ jurisdiction. Fundamental duties became a part of the Constitution in accordance with the recommendations of Soren Singh Soren Singh Committee. तो फंडामेंटल ड्यूटीज इनमें से आपको सेलेक्ट करना ऑप्शन को, जो कोड्स नीचे दिए गए हैं। ए में बोल रहा है कि सेकंड ओनली सही है ना। इसको जो फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग सही सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, वो आपको बताना है। सो ड्यूटीज कैसे पार्ट, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनी है, कि रिकमेंडेशन ऑफ सोरेन सिंह कमेटी, या फिर आपका थर्ड स्टेटमेंट में वो बोल रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एप्लीकेबल टू ओनली टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सिर्फ ये सिटीजन्स ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल है फंडामेंटल राइट्स। सो क्या लगता है? सो आंसर विल बी सी, कि सेकंड और थर्ड सही है, मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग, कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो पार्ट बनी है आपका कॉन्स्टिट्यूशन का, कब, ये रिकमेंडेशंस पे सोरेन सिंह कमेटी के। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूपीएससी में पूछा जाता है, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो ये आपको पता है होना चाहिए कि सोरेन सिंह कमेटी के कहने पर आपका फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, और ये सिर्फ इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है, फॉरेनर्स पे नहीं है। वी विल सी कि फंडामेंटल ड्यूटीज होती क्या है इन पीडीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड राइट्स सिक्योर्ड बाय द अदर प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं। इसका आंसर होगा, आपका आंसर देखेंगे हम, ठीक है, आंसर ए है। आप इन क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट लेके ट्राई करें, इनमें सारा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। सो वी विल नॉट वेस्ट अप टाइम अपॉन दिस। फंडामेंटल राइट्स पीडीएफ एक्सप्लेनेशन अब आपका आएगा, जो आपका चैप्टर है 2 एनसीईआरटी का, क्लास 11th राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसका। इसमें हम देखेंगे नोटबुक एक्सप्लेनेशन, ईच फंडामेंटल, हर एक फंडामेंटल राइट्स का देखेंगे नोटबुक पे ले जाके चैप्टर पे। और सेकंड वीडियो है आपकी इंग्लिश मीडियम, है ना, और एवरी कॉन्सेप्ट इन डिटेल है, और फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम से ये बनाया गया। क्वेश्चंस भी देखे आपने एग्जाम में कैसे आएंगे, उसके रिगार्डिंग आपका सारा ये चैप्टर रहने वाला है। तो ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी होगा, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में होगा ये पीडीएफ। तो आप एक्साइटेड हैं, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नोट्स ऑफ टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक के नोट्स से हम हैंड रिटन नोट्स से स्टार्ट करेंगे। सो पीडीएफ जो है आपका वो हम करेंगे। सो आर यू एक्साइटेड? यस, सो वी विल मूव टू नाउ पीडीएफ। So we will come to now PDF rights in Indian Constitution chapter 2 of class 11th. So what is constitution? Constitution के सारी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था। Now we will see fundamental rights as I explained in PDF. So we will see first of all in NCERT book importance of rights. Rights को जानने से पहले आपको उसकी अहमियत पता होनी चाहिए, rights के क्या इम्पोर्टेंस है। सो 1982 में कुछ घटना हुई थी एशियन गेम्स में, गवर्नमेंट ने इंगेज किया था कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो उसमें जो देखने को मिला था, अ टीम ऑफ सोशल साइंटिस्ट, पुअर कंडीशन एंड पॉलिटिकल सुप्रीम कोर्ट दे इंजॉयड। सो ये आप अपना एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा। मैं एम लक्ष्मीकांत में बताता हूँ आपको जो इम्पोर्टेंस है सिग्निफिकेंस फंडामेंटल राइट्स के। इसमें बहुत अच्छे से बता रखे कि क्या वैल्यू है, क्या फ़ायदे हैं, क्या आपके सिग्निफिकेंस या फिर इम्पोर्टेंस है फंडामेंटल राइट्स के। सो वी विल सी ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स की क्या क्या वो हमें बेनिफिट देता है ना। सो क्या क्या बेनिफिट देता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल अबव क्रिटिसिज्म, तो इसके काफ़ी क्रिटिसिज्म है, बट दे कॉन्स्टिट्यूट द बेडरॉक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम इन कंट्री। तो फंडामेंटल राइट्स ही डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्टैब्लिश करता है ढंग से। दे प्रोवाइड नेसेसरी कंडीशन फॉर द मटेरियल मॉरल प्रोटेक्शन ऑफ अ मैन। तो किसी इंसान के लिए बहुत जरूरी होता है फंडामेंटल राइट्स उसके मॉरल प्रोटेक्शन के लिए। दे सर्व एज अ फॉर्मिडेबल bulwark. So they served as a formidable bulwark of individual liberty.
सो इससे इंडिविजुअल को लिबर्टी मिलती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति के लिए, बिकॉज इट गिव्स लिबर्टी टू अ पर्सन. दे फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इन द कंट्री. तो कंट्री में रूल ऑफ लॉ जो लाता है, एक रूल को, कानून को. ओके, सो दे प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. तो ये क्या करता है, वीकर सेक्शंस जो हैं सोसाइटी के, उनके लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं, उनको ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और राइट्स क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. द स्ट्रेंथन द सेक्युलर फैब्रिक ऑफ द इंडियन स्टेट. तो हमारे इंडियन स्टेट में काफ़ी सारे सेक्युलरिज्म है, काफ़ी धर्म है, तो उनको भी मनाए रखता है. तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस दैट हमारे पास क्यों होना चाहिए फंडामेंटल राइट्स. सो दीज आर द टर्म्स ऑन विच बेसिस यू शुड हैव अ फंडामेंटल राइट्स और इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स. से फाउंडेशन स्टोन ऑफ सोशल इक्वालिटी देता है, सोशल जस्टिस देता है ना फंडामेंटल राइट्स. दे इंश्योर द डिग्निटी रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स. हर एक के इंडिविजुअल की डिग्निटी और रिस्पेक्ट को रखता है फंडामेंटल राइट्स. दे फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस. कि लोग मीन्स हिस्सा ले पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, ये वो इंश्योर करता है. कौन करता है, फंडामेंटल राइट्स. सो यहाँ पे राइट टू हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला दे रखा है. अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो जो आपके राइट्स आपको मिले हुए हैं, जो आप देखते हो. राइट्स का इंपॉर्टेंस देखा, अब राइट्स देखेंगे. बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन ये एनसीईआरटी की बुक है. अब हम इसमें से देखेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हमारे पास, और फंडामेंटल राइट्स सारे टाइप के. फंडामेंटल राइट्स एक इम्पॉर्टेंट चीज है. सो स्टार्ट किससे होता है, इक्वालिटी से. हिंदी मीडियम में भी मैंने बताया था समानता का अधिकार. So this will be the starting of the rights in Indian Constitution. First is right to equality. Equality before law, equal protection of laws, prohibition or discrimination grounds, religion, race. तो इक्वालिटी पहले, सबसे पहले सभी लोग इक्वल हैं, उसको इंश्योर करता है राइट टू इक्वालिटी. नोटबुक के थ्रू भी देखेंगे सारे एक एक राइट्स को, है ना. तो इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी फर्स्ट राइट है हमारा. अपॉर्चुनिटी मिलती है इसमें. अब एबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका आर्टिकल जरूर पूछता है, आर्टिकल नंबर 17. आगे है कि कौन सा आपका ये 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है कि कौन से राइट के अकॉर्डिंग हमारा, या आर्टिकल नंबर के अकॉर्डिंग एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ. सो आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग आपका अनटचेबिलिटी एबॉलिश हो गया. एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18. ओके, सो दिस वाज द राइट टू इक्वालिटी. ये इसमें ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगा, आप फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से डीप इसमें समझेंगे. एम लक्ष्मीकांत में डीप में दे रखा है आपका. अब आते हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स को जानना, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के. और क्लास 11th में भी आपके ये जो नॉर्मल से हैं, राइट टू इक्वालिटी, कितने से कितने आर्टिकल है इसमें, क्या क्या हैं चीज़ें, सारे जितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो. सो द फंडामेंटल राइट्स आर एनरिच्ड इन, आपको पहले बताया पार्ट 3 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 12 से 35 तक है. और ये फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से लिया गया है, बिल ऑफ राइट्स में से निकाल करके ये सोर्स रहा है हमारा. और पार्ट 3 में ये दिए गए आपके सारे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया डिस्क्राइब किया जाता है पार्ट 3 को, जिसमें आपके क्या है, सारे फंडामेंटल राइट्स हैं. और ये जस्टिसिएबल है, मींस अगर आपको नहीं मिलते तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास. फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इलैबोरेट देन दोज फाउंड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द यूएसए. तो फंडामेंटल राइट्स हमारे और यूएसए कंट्री में आपको मिलेंगे. द फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सबको मिले हैं ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के. ओरिजिनली प्रोवाइड करते हैं 7 राइट्स, हमारे पास फंडामेंटल 7 राइट्स हैं. वो 7 राइट्स कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 आर्टिकल, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, सारा फ्रीडम का आगे देखेंगे कि कौन कौन से राइट टू फ्रीडम में आते हैं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन थर्ड हमारा फंडामेंटल राइट है 23 से 24 तक. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल्स 25 से 28 तक है. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आर्टिकल 29-30. राइट टू प्रॉपर्टी, अब ये आपका एबॉलिश हो गया है, अब नहीं है ये. और आपका 7th
क्या है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये नहीं है, बट अब आपका राइट टू प्राइवेसी है। हाउएवर द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड, यहाँ पे आपको पता है कि राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट हो गया था 44th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 1978 में, और ये लीगल राइट बन गया था आर्टिकल 300A पार्ट 12 में कॉन्स्टिट्यूशन के। सो एट प्रेजेंट देयर आर ओनली 6, थे 7 बट प्रेजेंट कितने हैं अभी फंडामेंटल राइट्स 6। सो अभी फंडामेंटल राइट्स जितने 6 है सबों को देखेंगे हम, है ना। सो ये रहे आपके एम लक्ष्मीकांत में सारे डिस्क्राइब करे हुए हैं, किसके, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये आपके जितने भी हैं। आपका फर्स्ट जो है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल कौन कौन से, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो लॉ से पहले आपको समान, मींस आप कानून के बराबर सारे बराबर हो, और प्रोटेक्शन है आपको लॉस का, ठीक है। प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ, आपसे कोई असमानता नहीं करेगा आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस के आधार पर, तो आर्टिकल 15 ये इंश्योर करता है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16 मीन्स आपको हर एक जो जॉब है उसमें एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्चुनिटी सेम मिलेगी हर किसी को, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आर्टिकल 16 के थ्रू। सो एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट आस्क दैट विच आर्टिकल रिमूव्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स अस्पृश्यता का अंत जो हुआ आर्टिकल 17 के थ्रू। एबोलिशन ऑफ मिलिट्री में छोड़ के और एकेडमिक छोड़ के जितने भी टाइटल्स थे, टाइटल्स के एबोलिशन, टाइटल्स के एबोलिश किया गया, सर साहेब जो दिए गए थे फॉरेनर्स के द्वारा इंडियंस को, तो वो टाइटल्स का एबॉलिशमेंट भी आपका आर्टिकल 18 के थ्रू हुआ, जिससे सबको इक्वालिटी मिले। सेकंड राइट हमारा जो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 से 22 तक, जिसमें आपका प्रोटेक्शन है 6 राइट्स का रिगार्डिंग फ्रीडम, आपको आज़ादी के लिए जो राइट्स मिलते हैं। आपका सेकंड राइट आपका फ्रीडम है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की आपको आज़ादी, असेंबल होने की, कहीं एसोसिएशन करने की, मूवमेंट करने की, रहने की आज़ादी, और प्रोफेशन किसी भी करियर को चुनने की आज़ादी। प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफेंस, आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं, आपको फ्रीडम है ऑफेंस में आर्टिकल 20 के थ्रू। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है ना, आर्टिकल 20, और प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड, ये आपका प्रिवेंटिव मेजर्स भी देखेंगे हम, प्रिवेंशन वाला आगे है ना, जिसमें आपका बता रखा है प्रोटेक्शन है अगेंस्ट सर्टेन डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 22। सो ये आपका क्या है, राइट टू फ्रीडम, क्लियर। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन, ये भी आपका 23 से 24 आर्टिकल्स है। आपका थर्ड फंडामेंटल राइट्स है विच इज प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन, पहले लोगों को बेचा जाता था, फोर्स लेबर बेगार करवाया जाता था बिना पैसे के काम, तो वो हट गया आपका किससे, वो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन, आर्टिकल 23 24। राइट टू फ्रीडम है ना ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28, ये आपका एम लक्ष्मीकांत, जिसमें कि आपका ये यूजफुल है फर्स्ट ईयर वालों के लिए, है ना, और राइट्स, फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए। फिर ये मीन्स 11th क्लास के लिए भी आगे एनसीईआरटी का है और हैंड रिटन है, तो आप देखते जाइए सारे जितने राइट्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 मीन्स कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हैं, कोई सा भी धर्म की आपको आज़ादी है, ये आपका एक फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 25 के थ्रू। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजियस अफेयर्स आप रख सकते हैं, कोई सा भी धर्म अपना सकते हैं, आर्टिकल 26। फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस प्रमोशन एनी रिलीजन, आर्टिकल 27, तो आप कोई सा भी प्रमोट कर सकते हैं रिलीजन, आपको टैक्स नहीं लगता, ये आपका आर्टिकल 27 आपको अधिकार देता है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 28, है ना। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है हमारे, कुछ हमारे सांस्कृतिक और शिक्षा के, है ना। सो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटीज, मतलब आप अपना कोई भी कुरान गीता, भगवत गीता आप रख सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टैब्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं अपने कल्चर को बचाने के लिए, आर्टिकल 30 के थ्रू। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट आपका 6th जो है, ये पांचों इस आर्टिकल पे निर्भर करते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज,
जिसमें कि आप मीन्स जा सकते हैं कि हाँ हमारे को ये हमें राइट नहीं मिल रहा, आपके राइट छीनते हैं, तो ये राइट आपका प्रोटेक्ट करता है। राइट प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपका एक राइट है, फंडामेंटल राइट है, विच इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संविधान के उपचारों का अधिकार। ओके, सो राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को करने के लिए कि हाँ हमारे, और इसके 6 रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, सारे आगे एक्सप्लेन है ना, सेट्रॉय को वारंटो, आर्टिकल 32 है पूरा। तो फंडामेंटल राइट्स ये हाथ से लिखे हुए शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट आपका राइट है फंडामेंटल राइट्स विच इज राइट टू इक्वालिटी 14 से 18, जिसमें आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो आपको इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन से मिलता है, किसी भी आधार पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता। आर्टिकल 15 राइट टू इक्वालिटी आपने देखा, एंड ऑफ अनटचेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताया मैंने, 1 या 2 मार्क्स का आ जाता है कि अनटचेबिलिटी किस आर्टिकल के थ्रू फिनिश हुआ। आर्टिकल 17, आर्टिकल 18 में आपका एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है ना, मिलिट्री को छोड़ के एकेडमिक को छोड़ के। राइट टू फ्रीडम में 1919 में जो आर्टिकल में दिए हुए हैं, जितने भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, आपको ये फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है, बोल सकते हो कुछ भी आप, फ्रीडम ऑफ कहीं भी आप इकट्ठा हो सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेडर, बिजनेस। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 22 में आपका जितना ही फ्रीडम है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ओके, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटाइजेशन में आपने ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स प्रोहिबिटेड कर दिया गया था कि आपका कोई शोषण ना करे, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें कि आपका ह्यूमन बींग्स को बेचा या खरीदा नहीं जा सकता, ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। आर्टिकल 24 में नो चाइल्ड लेबर, ठीक है, 14 साल से पहले को लेकर के कोई काम नहीं करवाएगा बच्चे से, तो ये चाइल्ड लेबर यहाँ पे फिनिश हुआ था आपका आर्टिकल 24, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी आप रिलीजन रखें उसके आपका फंडामेंटल राइट है, ये रिलीजन का भी आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोमोगेशन ऑफ रिलीजन, आप कुछ भी रिलीजन का कर सकते हैं। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स आपने देखा। कल्चरल और फंडामेंटल राइट्स में प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, है ना, ये सारी चीजें आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपका 6th है, और आर्टिकल 32 में जो जो डिस्क्राइब है आपका, टू राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, मतलब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका राइट मींस नहीं फॉलो किया जाता, आपका राइट को नहीं, फंडामेंटल राइट्स आपसे छीने जाते हैं तो टू इन्फोर्स द फंडामेंटल राइट्स इन द सुप्रीम कोर्ट, देयर वायलेशन कॉल्ड सोल एंड हर्ट। तो सोल एंड हर्ट किसका किया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का, और ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हर्ट, ये आपके बड़े बड़े लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ना। तो क्या है वो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, 6th फंडामेंटल राइट आपका सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, सोल एंड हर्ट है, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन कराता है आर्टिकल 32 के अंडर, जिसमें आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पावर करते हो। आर्टिकल 26 टू इशू रिट्स, रिट्स आपको इश्यू होते हैं, जो कि आपका अधिकार होता है कोर्ट जाने का, ठीक है, आपको जानने का सारी चीजें, आपके फंडामेंटल राइट्स क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसको कहा गया है सोल एंड हर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बड़े बड़े लेवल में कॉम्पिटिशन वाले में। तो क्या है हमारा ये आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें आपको रिट्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हैं। हॉबियस कॉर्पस, लिटरली जिसका मतलब होता है हॉबियस, ये सारे फ्रेंच टर्म है जो जिनके मतलब अलग अलग होते हैं, ये रिट्स हैं जो कि आपका आर्टिकल 32 में मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। सो हैबियस कॉर्पस होता है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मीन्स आपको जिंदा रहने का अधिकार है ना। इम्प्लाइज दैट अ पर्सन इम्प्रिजन्ड, डिटेन्ड, मीन्स जो अगर पकड़ा जाता है बाय द लॉ, कैन इंक्वायर अंडर व्हाट अथॉरिटी ही हैज बीन इन प्रेजेंट, क्यों उसको जेल में रखा गया, किस अथॉरिटी की तरफ, वो उसका जानना का अधिकार है। मैंडामस, जिसका मतलब होता है कमांड इश्यू बाय द कोर्ट, कोर्ट के थ्रू उसको कमांड मिलता है कि हाँ इसको आपको जेल में रखना है या नहीं रखना, तो ये आपका मैंडामस एक रिट है। को वारंटो एक रिट है, एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, जो ये सारे कोर्ट के टर्म है, ये आपके लॉ में आप ज्यादा पढ़ेंगे डिटेल में, जिसमें को वारंट होता है आपका जो कि इशू करते हैं कोर्ट, प्रिवेंट करने के लिए एक इंसान को होल्डिंग, ठीक है, ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बस्ट हिम फ्रॉम द ऑफिस। सो
एक है आपका सिटेरियो, है ना, जिसमें इट इज रिट विच ऑर्डर्स टू रिमूवल अ सूट फ्रॉम एन इंटीरियर या फिर एन इंफीरियर कोट टू अ सुपीरियर कोट। ठीक है, आप छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में जा सकते हैं फॉर स्पीडी जस्टिस। ठीक है, स्पीडी जस्टिस के लिए। तो ये आपका एक रिट है। और एक है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन बाय अ हायर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स इन अ लोअर कोर्ट। तो हायर कोर्ट चाहे तो लोअर कोर्ट का मामला उठा करके ला सकता है प्रोहिबिशन के द्वारा। आप जानते हैं लॉ में प्रोहिबिशन होता है जिसके थ्रू स्टेप आउट करते हैं आप, मींस छोटे कोर्ट से बड़े कोर्ट में स्टेपिंग आउट आइसोलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस। तो अब आपके फंडामेंटल राइट्स और डिटेल में आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आप राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट जो आपका क्या है फंडामेंटल राइट्स है, ये आपका लिखा हुआ है बुक से, है ना। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड्स, है ना, ये हमने पढ़ लिया। राइट टू फ्रीडम में आपके 19 आर्टिकल में ये पूछता है कौन कौन सा आता है। अगर आपको राइट टू फ्रीडम पूछे तो आप ये बता सकते हो। आर्टिकल 19 में गारंटी करते सिटीजन को ये 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट कर सकते हैं आप, कोई भी धरना दे सकते हैं, आपका ये फ्रीडम है। ये आपको आर्टिकल 19 में मिलता है, फ्रीडम टू राइट टू फ्रीडम में। आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू एजुकेशन किस में आता है, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21, ये 2 है, ओके। सो मुझे बनाना पड़ रहा है। तो राइट टू एजुकेशन, और ये 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाता है आपका। आर्टिकल 22 में फ्रीडम प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, जो प्रिवेंटिव मेजर्स आप पढ़ेंगे जिसमें आप मींस किसी केस में आपको अरेस्ट करते हैं तो उसके अगेंस्ट। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपने पढ़ा, ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग रुकी, और चाइल्ड लेबर। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई सा भी रिलीजन आप रख सकते हैं। कल्चरल और आपके एजुकेशनल राइट्स, किसी कल्चर को बचाने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हमने अभी देखे, फॉर्म्स ऑफ रिट जो कि इन्फोर्स करे जाते हैं फंडामेंटल राइट्स को सुप्रीम कोर्ट में। कोर्ट के रिलेटेड आप हॉबियस कॉर्पस देख सकते हैं, ये ऑर्डर कॉलिंग, जितने भी कोवारंटो, प्रोहिबिशन, मैंडामस, है ना, सारे आपके रिट्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये सारे आपके रिट्स हैं, ये लीगल जुरिडिक्शन के लिए आपको मिलते हैं, जो कि एक्ट आइटा 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में, इसके थ्रू इट इज अ मेड नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर एक्ट 300A पार्ट 12 ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बड़े बड़े लेवल में पूछा जाता है किस पार्ट के थ्रू, किस एक्ट के थ्रू आया था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये आया था आपका 1978 में अंडर एक्ट 300A पार्ट 12। ठीक है, जिसमें आपका क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। रिट्स एंड स्कोप आप जानते हैं अंडर आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 में। ज़्यादातर आपको 6th जो है आपको क्लियर करवा रहा हूँ पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। हार्ट एंड सोल किसे कहा जाता है आपका, ये पूछा जाता है। ये रिट्स कहाँ से लिए हमने, इंग्लिश लॉ से लिए हैं, है ना। और ये रिट्स क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अब समझते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, जिसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हिंदी में कहा जाता है, और ये बहुत यूजफुल है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आपके एनसीईआरटी बुक से समझेंगे। अ पर्सन वुड अरेस्ट, अगर कोई अरेस्ट हो जाता है फिर उसके कितने अधिकार होते हैं, उसके एक अपराधी के क्या अधिकार होते हैं वो, क्योंकि आपको पता है कि एक अधिकार सबको मिलते हैं, नेचुरल राइट्स आपको बताया मैंने, तो लाइफ का, लिबर्टी का, ठीक है, वो सारे आपको पता है। अगर कोई अनलॉफुल एक्टिविटी में है तो उसको पहले ही जब हम गिरफ्तार कर लेंगे, और उसको विदाउट फॉलोइंग एनी मेथड प्रोसीजर, मीन्स पहले से कुछ क्राइम होने से पहले हम उसको रोक लेंगे, क्योंकि हमें उस पर शक है, शक के आधार पर जो कर लेते हैं हम इम्प्रिजन, तो वो होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। ओके, कि मीन्स आपके वहाँ पे राइट्स आपको कम कर दिए जाते हैं। बट ये आपका है जिसमें आप देखते हैं प्रिवेंटिव में, जैसे कि इफेक्टिव टूल है हैंड्स गवर्नमेंट का डील करने के लिए सोशल एलिमेंट्स को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अदर फ्रीडम्स भी हैं इसमें, है ना। सो ये आप देख सकते हैं क्या है। ओके, सो अदर फ्रीडम्स, आप राइट टू फ्रीडम वगैरह आप देख सकते हैं। अब एक एक्यूज पे आरोपी के क्या राइट्स होते हैं, हाँ यहाँ पे आप देखेंगे आरोपी के राइट्स, वहाँ पे आपने देखे कैसे पकड़ा जा सकता है। आर कॉन्स्टिट्यूशन ensures that person accused of various offenses would get sufficient protection
often tend we believe that anyone who is charged with offense is guilty. guilty होता है वो है ना, no one is guilty unless court, जब तक कोर्ट ना उसको गिल्टी प्रूफ कर दे। ये आप तो पुलिस में भी और ये आप लॉ में, और ये आप जब पिक्चरें देखते हैं लॉ की तो उसमें पता लगता है कि ये अभी तक आरोपी नहीं है क्योंकि इसको कोर्ट ने नहीं आरोप किया। ठीक है, तो ये इसी से जो क्रिमिनल्स होते हैं बचते हैं, मतलब लॉ को पैसा खिला करके। तो यहाँ से आप ये कॉन्सेप्ट भी देख सकते हैं, देखने को मिलता भी है कि आप मीन्स जो एक एक्यूज्ड के राइट्स होते हैं, अपॉर्चुनिटी होती है उसको अपने आप को बचाने की, कोर्ट में वकील से बात करने की, नो पर्सन वुड बी पनिश द सेम ऑफेंस मोर देन, मतलब एक ही गलती के लिए उसे बार बार सजा नहीं दिया जा सकता। नो लॉ डिक्लेयर एन एक्शन was illegal from backdate, no person shall be asked give evidence against himself or himself। ठीक है, ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स आप अगेन देख सकते हैं। आपको सारा इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स ही देखना है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, आगे आप देखेंगे इक्वालिटी बाय लॉ है ना, रूल बाय लॉ और इक्वालिटी ऑफ लॉ। क्या होता है कि कानून के सामने सब बराबर है, इक्वल है, इक्वल प्रोटेक्शन मिलता है लॉ में। ओके, राइट टू फ्रीडम, रिलीजन वगैरह आप देख चुके हैं, कल्चरल राइट्स आपके लैंग्वेज वगैरह प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो अपॉन रिलीजन राइट इन टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ये हमने देख लिया कि आप कैसे कोर्ट जा सकते हैं, कौन कौन से रिट्स हैं आपके, ये सारे आप रिट्स एनसीईआरटी में रिट्स देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको पता होना ही होना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट गिव्स अस द power to enforce the thing that we have fundamental rights। habeas corpus है, रिट होता है जिसका मतलब होता है कोर्ट ऑर्डर्स, है ना, जो अरेस्टेड पर्सन होता है उसके। mandamus, the writ is issued when the court finds that a particular offense holder is not doing legal duty thereby। ठीक है, mandamus आपका ये आप एनसीईआरटी वाले रीड आउट करें इसको। प्रोहिबिशन एक रिट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, कोवारंटो रिट एक मिलता है आर्टिकल 32, है ना, और सेटेरी तो बोला भी नहीं जाता, फ्रेंच टर्म है। ठीक है, कोर्ट ऑर्डर करता है एक लोअर कोर्ट को, है ना, अथॉरिटी ट्रांसफर करने के लिए। सो आप सारे रिट क्लियर हो गए होंगे। अब आ जाएंगे फंडामेंटल राइट्स खत्म करने का डीपीएसपी पे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फर्स्ट ईयर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें डिफरेंस है ना, इनमें डिफरेंस आपका पूछा जाता है, और इनमें आपको ये पता होने चाहिए क्या होता है डीपीएसपी। ठीक है, तो डीपीएसपी देखेंगे, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये स्टेट की पॉलिसी होती है, राज्य की भी एक पॉलिसी होती है जिसमें वो एक अपने स्टेट के लिए अच्छा काम करे, है ना, और इसके बहुत फीचर्स भी हैं। ये लोगों के लिए कल्याणकारी राज्य के लिए बनाया जाता है। सो द डीपीएसपी स्टेट पॉलिसी आर कहाँ पर है, ये आपके पार्ट 4 में मिल जाएंगे। पार्ट 3 के बाद तो फंडामेंटल राइट्स के बाद आपके डीपीएसपी ही आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, जो कि आपका पार्ट 4 है, आर्टिकल 36 से 51 तक क्या दिया हुआ है आपको, खाली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। द फार्मर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड दिस आइडिया फ्रॉम द इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लाए हैं ये, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। ये हमने पहले भी बताया था आपको फर्स्ट चैप्टर में कि कहाँ से क्या चीज़ बोरो की है, वहाँ से आपको बताया। ये प्रिंसिपल्स हैं, नॉवल फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। एम लक्ष्मीकांत में बहुत अच्छे एक्सप्लेन था ये सब चीज़, तो वहाँ से उठाया है। सो ये कब आया, क्या था डायरेक्टिव प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है विच आर इशूड बाय गवर्नर जनरल एंड द गवर्नेंस कॉलोनीज ऑफ इंडिया। एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट इंडिया आया था, तो आर्टिकल 36 टर्म स्टेट पार्ट 4 में है, जिसका मीनिंग होता है पार्ट 3 डील करता है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के बाद ये आता है और ये आपको बताता है स्टेट को करना क्या, इंस्ट्रक्शन देता है। इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रक्शंस का, एक राज्य को एक निर्देश देता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही नहीं कहते, ये एक डायरेक्शन देता है स्टेट को क्या करना है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक ये कुछ नए भी प्रिंसिपल्स हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल 21 आपका ये क्या है, इसको इन्फोर्स कराने के लिए, है ना, जो कि आपका ऐड किया गया था। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन मेरा फेवरेट, मींस ये है 2002 में अमेंडमेंट हुआ था, मेरे डेट ऑफ बर्थ में ही। बहुत अच्छा एक आर्टिकल और अमेंडमेंट है आर्टिकल 21, राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन टिल एज 14। ठीक है, स्टेट प्रोवाइड करेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन चिल्ड्रन अंटिल दे
एज ऑफ 6 years है ना, 97th अमेंडमेंट एक्ट न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल सेट किया गया आर्टिकल 43B। ओके, सो ऑल अबाउट न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कि आपके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में डीपीएसपी ऐड हुआ, ओरिजिनल लिस्ट जिसमें स्टेट को क्या क्या करना था। आर्टिकल 39 में अपॉर्चुनिटीज देनी थी, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, प्रमोट जस्टिस, प्रोवाइड अ फ्री लीगल टू द एड टू पुअर, जो आप फ्री लीगल एड मिलता है आपको जैसे सरकारी वकील, तो वो भी आपका डीपीएसपी के थ्रू आर्टिकल 39A में मिलता है। टू टेक सिक्योर पार्टिसिपेशन वर्कर 43A, टू प्रोटेक्ट इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड सेफगार्ड फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A की वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी डीपीएसपी में आता है। आर्टिकल 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 ऐड करता है ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी मेंशन है हमारे पार्ट 4 में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 तक। क्या करता है, राज्य को निर्देश देता है कि क्या करना चाहिए उसको, और दे ऑल अबाउट एम्स, स्टेट को क्या करना है, क्या अचीव करना है स्टेट को, ये बताता है। वेरी इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी की सारी नॉलेज, तो वीडियो को लाइक कर दें। दे आर अ यूनिक ब्लेंड ऑफ सोशलिस्टिक, लिबरल, डेमोक्रेटिक, गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं ये, है ना। जो जो गांधी के प्रिंसिपल्स थे तो वो सारे डीपीएसपी में मेंशन है। अब आते हैं जो क्वेश्चन 6 मार्क्स का बनता है, आपको बताया मैंने पीपीटी में 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या रिश्ता है भाई डायरेक्टिव, ये रिश्ता क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और आपके फंडामेंटल राइट्स में, कि आगे पीछे ही है और दोनों का काम ये है कि लोगों के लिए भलाई कर रहे हैं। सो ये कंप्लीमेंट्री है ईच अदर। फंडामेंटल राइट्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा, सबसे मेन जो आपको बताऊं ना, जस्टिसिएबल सबसे मीन्स आर्टिकल 32 जो है आपका, मीन्स आप फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट जा सकते, पर डीपीएसपी नहीं हो रही तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। मेन डिफरेंस 6 मार्क्स गारंटी, आप मीन्स कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नहीं हो रहे एप्लीकेबल तो आप नहीं जा सकते। गोल लेकिन दोनों का सेम है, सोशल वेलफेयर, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, रेजिंग स्टैंडर्ड ऑफ, आपके एनसीईआरटी से ही समझा रहा हूँ, लिविंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट, आपको सबको इक्वल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ओके पॉलिसीज, तो एक एडिकेट लाइवलीहुड देना है, पे लोगों को वर्क सही से मिले, ये सारी चीजें आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में मिल जाती है। राइट टू वर्क है, पॉलिसीज, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आता है। प्रोविजन ऑफ कंजप्शन ऑफ अल्कोहलिक लिकर, बट ये भी मिलता है कि मीन्स लोगों को नहीं पिलाना, बट ये मिलता है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी डीपीएसपी है। अर्ली चाइल्डहुड केयर, एजुकेशन, आंगनवाड़ी वगैरह सब डीपीएसपी है। आंगनवाड़ी 6 years तक को है ना, चाइल्डहुड केयर। सो फंडामेंटल ड्यूटीज पे अब आएंगे हम अपने। आपका एनसीईआरटी में भी दे रखा फंडामेंटल ड्यूटीज, तो 1976 में आपके यहाँ आपातकालीन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड करना पड़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। एक अमेंडमेंट आया 42nd अमेंडमेंट, अमंग अदर थिंग्स अमेंडमेंट इंसर्टेड अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आ गई आपकी 42 अमेंडमेंट पे। 42nd अमेंडमेंट में क्या आ गया आपका, फंडामेंटल ड्यूटीज। सो एज सिटीजन वी मस्ट अबाइड सम कॉन्स्टिट्यूशन डिफेंड, हाउएवर इट मस्ट बी द नोटेड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक द एंजॉयमेंट ऑफ राइट डिपेंडेंट ऑन अ conditional upon fulfillment of duties, in the sense the inclusion of fundamental duties has not changed the status of our fundamental rights। so fundamental rights को चेंज नहीं कर दिया इसने, ये जस्ट ड्यूटीज आई थी कुछ, वो ड्यूटीज हम आगे देखने वाले हैं कौन कौन सी ड्यूटीज थी फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपका ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। बेसिस सोरेन सिंह कमेटी लाई थी, आपको मैंने पूछा था स्टार्टिंग में सोरेन सिंह कमेटी के बारे में, आपके यूपीएससी में क्वेश्चन आया था वो, और आपका फर्स्ट ईयर में भी पूछा जाता है, और बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव लेवल में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फंडामेंटल ड्यूटीज किसके बेसिस पे आई थी। ये 42nd अमेंडमेंट का 1976 में सोरेन सिंह कमेटी रिपोर्ट के थ्रू आया था। देयर आर 11 कितने फंडामेंटल राइट्स हैं ये पूछा जाता है, मेरे से भी पूछा गया था कॉलेज के एक सोसाइटी के इंटरव्यू में, तो मैं नहीं बता पाया था, बट आप लोग बता सकते हैं इजीली कि ये 11 हैं, और ये कंटेन करते हैं आर्टिकल 51A
11th was added by 86th Constitutional Amendment Act 2002. सो ये फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स देखा, डीपीएसपी देखा, अब फंडामेंटल ड्यूटीज। एम लक्ष्मीकांत, हाँ भाई ये पूछा जाता है, आपका छोटा सा है बट उसमें आपको सिर्फ इतना ध्यान देना कि सिटीजन्स को क्या करना होता है ये बताता है फंडामेंटल ड्यूटीज। अपने देश के प्रति आपकी क्या ड्यूटीज बनती है, क्या आप करते हैं देश के लिए, तो ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है। कुछ आपको राइट्स दिए तो ड्यूटीज भी मिलेंगी, ठीक है। ड्यूटीज परफॉर्म करना होता है हमें। द Congress government at center accepted the recommendations and enacted 42nd Amendment 1976. The amendment added a new part, namely Part 4A. तो Part 4A था ये, आर्टिकल 51A से स्टार्टिंग है इसकी फंडामेंटल ड्यूटीज की जो हमें मिलती है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने 1976 में आपको दिया था, ये आप देख सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आपको ये पता है तो आप काफ़ी सारा पॉलिटी की नॉलेज रखते हैं, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी है, तो इसमें आप मीन्स जो आपको मानने होंगे। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कब ऐड हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd एक्ट 1976 से ऐड हुआ। ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती है, हमारे जैसे ड्यूटी कौन कौन सी होती है आप देख सकते हैं। ड्यूटीज़ जो है आपके यहाँ पर मेंशन है कि एज अ सिटीजन हमें प्रमोट करना है हारमोनी को, पीस को, है ना, प्रोटेक्ट करना है इन्वायरमेंट को, अपने देश के झंडे का सम्मान करना है, और अपने देश के झंडे और राष्ट्रगान वगैरह का सम्मान करना, यही तो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। सो आपको प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिटी के, है ना, जैसे कि आपका हुआ था वहाँ पे भी, और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के थ्रू ऐड हुआ था। अब ये चैप्टर आपका खत्म होता है फंडामेंटल ड्यूटीज पे ही, और कंक्लूजन में हम देखेंगे कि ये ज्योतिराव फूले का राइटिंग्स जो है 1872 से, रेडिकल सोशल रिफॉर्मर जो कि महाराष्ट्र की थी, हमने वहाँ से अर्लीस्ट एक्सप्रेशन व्यू ऑफ द राइट्स इंक्लूड द फिंगरप्रिंट्स इक्वालिटी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट में वो उन्होंने कुछ कहा था उसके रिगार्डिंग। सो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस हैव एक्सपेंडेड स्कोप ऑफ राइट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो राइट्स आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू कल्चरल एंड रिलीजियस राइट्स, सारे आपको। सबसे इंपॉर्टेंट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और फिर हमने देखा डीपीएसपी, फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज देखे। आपको बोलता है ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। डिफरेंस देखा फंडामेंटल ड्यूटीज डीपीएसपी में, और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में, और आपका सारा क्लियर हो गया होगा। बिल ऑफ राइट्स वगैरह, है ना, फंडामेंटल राइट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। यही कंक्लूजन रहेगा कि आप सब ध्यान से पढ़ें क्लास 11th का, ये आपका खत्म होता है यहाँ पे। थैंक यू। फंडामेंटल ड्यूटीज इज एंड राइट्स आर finished. Just read the chapters, all things will be cleared. Thank you so much. I hope that you like this video. Share with class 11th and BA political first year. पॉलिटी की सारी नॉलेज आपको मिल गई कि कैसे क्वेश्चन जो जो पूछे जाते हैं हमसे, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, डिफरेंस डीपीएसपी में, फंडामेंटल राइट सारे डिस्क्राइब कर दिए, ड्यूटीज डीपीएसपी सब। थैंक यू सो मच।